नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर है कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजे रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजे रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। जी हां, आज शायद पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही सोचकर जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक की है, मीटिंग की है। 3.5 घंटे चली इस बैठक में दोस्तों अविश्वास की उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश की गई जो पिछले 2 सालों में धीरे धीरे जम गई थी। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मसले पर पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार ने बातचीत की पहल की है। जैसा आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को, यानी कि लगभग 2 साल पहले, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की मोदी सरकार ने वापस ले लिया था और इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इससे पहले 2018 में पीडीपी से भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था, जिस वजह से सरकार गिर गई थी और उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था। संक्षेप में कहा जाए तो 2018 से ही धरती की इस जन्नत पर हालात सामान्य नहीं थे। आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ, सुरक्षा के लिए सैन्य निगरानी और इन सब के बाद राजनीतिक अस्थिरता। और सबसे बड़ी बात यह कि इन मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर की जनता लगातार तनाव के माहौल में जी रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने वहां के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया, चुपके से राज्य की स्थिति में बड़े बदलाव कर दिए और हवाला दिया विकास का। केंद्र सरकार के इस रवैये से लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को बड़ा झटका लगा था, लेकिन यह शायद लोकतंत्र की ही ताकत है कि अब उन्हीं नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के यानी कि जम्मू कश्मीर के हालात और भविष्य की स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें 2 साल पहले नजरबंद किया गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री यानी फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं ने शिरकत की। बैठक में सरकार की तरफ से पहले कोई एजेंडा नहीं रखा गया था, लेकिन यह तय था कि राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में यह संदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले राज्य में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन पर फैसला लेना चाहती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद विधानसभा चुनाव की दिशा में यह पहला कदम होगा। कल बुधवार को जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की भी बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने को लेकर वहां विचार विमर्श किया गया। आज पीएम मोदी के साथ बैठक में भी जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, यानी ये साफ अब लग रहा है, नजर आ रहा है कि मोदी सरकार वहां विधानसभा चुनाव करवाना चाहती है। गुपकार समूह के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके लिए मोदी सरकार ने 2 साल का इंतजार करवाया। इस मीटिंग के बाद कुछ एक नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। आइए सबसे पहले बयान देखते हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिले और वहां पर चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाएं। हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए। तो यह कहना है उमर अब्दुल्ला का। उसके बाद महबूबा मुफ्ती पीडीपी की चीफ, वो क्या कहती हैं? उनका कहना है कि मैंने बैठक में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि आपने पाकिस्तान से बात कर सीज फायर करवाया, घुसपैठ कम हुई, यह अच्छी बात है। मैंने पीएम से कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से बात करने पर सुकून मिलता है, तो आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मैंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। यह कहना है महबूबा मुफ्ती का। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। मैंने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 को रद्द होने से नाराज हैं। हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यह महबूबा मुफ्ती का कहना था। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम
गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि हमने बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव हो, कश्मीरी पंडितों की भी बात रखी और उसके अलावा राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, रोजगार और जमीन की गारंटी दे सरकार। 80% पार्टियों ने कहा कि 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने बैठक में कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की भी बात बोली है, कही है। तो ये बातें तमाम वहां के नेताओं ने कही। तो आर्टिकल 370, विश्वास बहाली, पूर्ण राज्य का दर्जा और पाकिस्तान से बातचीत, कई मसले इस मीटिंग के बाद सामने आए हैं जिस पर कश्मीरी नेताओं ने खुलकर बात की है। लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार का रुख काफी बदला सा नजर आया। तो सवाल उठता है कि क्या यह कश्मीर पर मोदी सरकार का यू टर्न है? आइए ऐसे ही कई सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विशन कुमार जी, और हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी। आपका भी स्वागत है। आप तीनों महानुभावों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में दोस्तों। और दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं जो अब तक इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले, चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ ट्वीट दिखाना चाहता हूं, कुछ नहीं सिर्फ 2 ट्वीट दिखाना चाहता हूं। उसमें से पहला ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो इस बैठक के ठीक बाद में उन्होंने की है। उस ट्वीट में क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक साथ बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर आज की बैठक अच्छे माहौल में हुई, सभी ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया, हम जम्मू कश्मीर के सभी जगह विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये 2 ट्वीट काफी मायने रखते हैं। और इसके अलावा तमाम जो कश्मीर के जो नेता हैं उनके बयान आप लोगों ने देखा, सुना। अब सीधे आना चाहूंगा विशन कुमार जी आपके पास। आप लंबे समय से कश्मीर को कवर करते भी रहे हैं, कश्मीर के तमाम हालात को आप देखते आए हैं। आपको क्या लगता है विशन जी कि 2 साल पहले में और अभी में, पिछले 2 साल में कितना कुछ बदल गया है कश्मीर में? क्योंकि ये 2 साल की इस चर्चा की शुरुआत में वहीं से करना चाहता हूं। 5 अगस्त 2019 और आज जब 24 जून 2021 है और इतने एक लंबे समय के बाद आज लोकतंत्र की याद आई मोदी सरकार को, क्या कहेंगे, क्या कुछ बदला है? देखिए राजीव जी, जम्मू कश्मीर की फितरत ये है कि वहाँ बहुत कुछ बदलता है लेकिन बहुत कुछ बदलता नहीं है। ये रहा 2019 तक। तमाम चीजें, तमाम नई पॉलिसीज आई, अलग अलग सरकारों ने लाई, अलग अलग फेरबदल हुए, सरकारें बिठाई गई, चुनाव भी हुए, 11 चुनाव हुए अब तक वहां पे स्टेट असेंबलीज के, लेकिन जमीनी हकीकत बदली नहीं। अभी जब से मोदी सरकार ने ये जो किया है, एब्रोगेट किया है 370 को, उसके बाद जमीनी हकीकत बदल गई है। कश्मीर के लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था कि कोई भी सरकार कभी ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। मैं जब वहां तैनात था एज इंडियन एक्सप्रेस स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, मुश्किल दौर था। उस जमाने में लोग यही कहते थे कि भाई इस वैली पर आप सिर्फ बंदूक की नोक से ही कब्जते हैं। और सच्चाई ये है कि अभी भी हम वहां हैं, हिंदुस्तान वहां पर बरकरार है, भारत वहां बरकरार है, वो बंदूक की नोक पर ही है। पॉलिटिकल प्रोसेस वहां तक सफल नहीं, ईमानदारी से पॉलिटिकल प्रोसेस वहां कभी किया ही नहीं गया। अगर आपको थोड़ा पहले ले जाऊं, जो 80s में जो चुनाव हुए, जब इसके बाद फरूख अब्दुल्ला को वहां पे जो कहा जाता है बैठा दिया गया एज ए चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन में पहली बार सेपरेटिस्ट लीडर्स ने एक यूनाइटेड फ्रंट के तहत चुनाव लड़ा था। लेकिन तत्कालीन सरकारों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेपरेटिस्ट असेंबली का हिस्सा बने, ये पॉलिटिकल प्रोसेस में उनकी भागीदारी है। उनको डर था कि ज्यादा सीटें ना आ जाएं, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद ना हो जाए, तो उनको एक हरवाने की कोशिश हुई और काफी से वो हार भी गए, कुछ जीते भी आए। वो एक धक्का था। उसके बाद से इन फोर्सेस ने कभी इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेने की
की नीयत दिखाई नहीं। बहुत भयानक रहा वो कदम उस सरकार का। अगर ये लोग शामिल हो जाते, 10-15-20 सीटों पर जीत भी जाते, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होते, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा होते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का विश्वास बनता, वो सिलसिला आगे बढ़ता। वो बढ़ा नहीं। और केंद्र की पिट्ठू सरकारें वहां बैठी नहीं। और मुझे याद है कि लोग ये कहते थे कि राज्य में सारे विकास सिर्फ कागजों पर होते हैं, के भी कागजों बनती थी और कागजों पर खत्म हो जाती थी, फिर बनती थी। बहुत निग्लेक्ट रहा वो राज। अभी जो हुआ है उसके बाद बड़ी मिक्स प्रक्रिया है। जम्मू और कश्मीर को एक नहीं आंक सकते। जम्मू की पूरी मानसिकता अलग है और कश्मीर वैली की अलग है। इनको अलग अलग ढंग से देखने की जरूरत है और पूरी प्रोसेस में इनको साथ लाने के लिए अभी जो मोदी सरकार प्रयास कर रही है वो बहुत अहम है कि अगर आप लोकल शक्तियों को साथ लेके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा उनको नहीं बनाएंगे तो आप नॉर्मलसी वैली में नहीं ला सकते, किसी भी शर्त पर नहीं ला सकते। तो एक जरूरी कदम है और इस जरूरी कदम के अपने कुछ दिक्कतें भी आएंगी। उसको जरूरी है कि साथ लेके चलें और आगे बढ़ें। तो दिक्कतों में आगे क्या होगा इस पर आगे चर्चा करेंगे, कौन सी दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों से कैसे निपटा जा सकता है। ये समस्याएं अभी हमें देखनी है और अभी आएंगी, तो इस पर अभी बात करते हैं। कुल श्रवण गर्ग जी, आपके पास आना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। इस बैठक से तुरंत नतीजे की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या यह माना जा सकता है श्रवण जी की शुरुआत अच्छी है? मोदी सरकार विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रतिबद्ध दिख रही है और यह भी कह रही है कि पूर्ण राज्य पर भी विचार करेंगे। तो क्या माना जाए श्रवण जी कि ये मोदी सरकार का यू टर्न है या कुछ और? देखिए, मैं इसको एक बहुत ही अलग तरीके से देखता हूँ। बिशन जी तो खैर बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने वहाँ काफी काम किया है। मुद्दा ये कि हमको पीछे देखना है कि आगे देखिए। ये पीछे की तो बहुत सारी कहानियां हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और पिछले 22 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। मैं इसको एक शुरुआत के तौर पर इसलिए देखता हूं, ये बातचीत की पेशकश केंद्र के द्वारा की गई, जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा नहीं की गई, वहां की पार्टीज के द्वारा नहीं की गई। और पार्टीज ने, वहां की जो भी पार्टीज हैं, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि वहां के जो 14 मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, उन्होंने 8 दलों के, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि बात तो करना चाहिए। मैं इसको आगे के लिहाज से इसलिए देखता हूं कि ये मैं इसमें कई चीजें देखता हूं। एक तो ये देखता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए अपनी इमेज को नए सिरे से एस्टेब्लिश करने का प्रयास भी देखता हूं। एक उसको देखना इसलिए जरूरी है कि मतलब मैं धारा 370 के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहा हूं, स्टेटहुड के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं देख रहा हूं। वो एक अलग मसला है, परिसीमन का अलग मसला है। हो सकता है कि बंगाल को 2 राज्यों में बांटने की बात चल रही है और काफी तेजी से चल रही है, तो जम्मू को भी अलग एक स्टेट असेंबली मिल जाए और कश्मीर को एक अलग स्टेट असेंबली मिल जाए, वो भी एक बात हो सकती है। क्योंकि ये तो अब मुश्किल हो गया है कि जिस तरह का कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक मतलब जाति का भी है, और जम्मू का और कश्मीर का, और जितनी दूरियां पिछले 22 महीनों में बढ़ गई हैं दोनों राज्यों के बीच में, तो वो मुश्किल है कि अब राजधानी श्रीनगर से जम्मू जा सकती है कि नहीं और वापस श्रीनगर आ सकती है कि नहीं। और श्रीनगर लद्दाख के लिए भी एक असेंबली की मांग उठ गई है जो बीजेपी ने उठाई है। तो अब आपको ये पूरा मामला एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। वो मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं इस पे हूं कि ये बहुत जरूरी कदम था जो प्रधानमंत्री ने बहुत समय रहते, मतलब चीजें और ज्यादा, मतलब खिचड़ी काफी जल गई थी, उसके बाद उसको दुरुस्त करने की बात है। खिचड़ी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, खाक नहीं हुई है। तो
अब देखिए यूपी में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, वहां बंगाल का अनुभव आप देखिए कि पूरी की मास मुस्लिम पॉपुलेशन ने बीजेपी के खिलाफ पूरा उन्होंने अपने एक वोट को नहीं बदलने दिया। अब ये एक नया ट्रेंड भारत में, नया पोलराइजेशन देश में बीजेपी ने जो पैदा कर दिया, बीजेपी को ही उसे रिवर्स करना पड़ेगा। और बंगाल का अनुभव है, देश की मुस्लिम पॉलिटिक्स है, खाड़ी के देशों का जो रवैया है, यूरोपियन डेलीगेशन को आप एक अपनी मर्जी का डेलीगेशन बुला के श्रीनगर बुला लेते हैं, पर आप देखिए कि अमेरिका के जो देश है उनका कश्मीर को लेकर किस तरह का है, जो एक एलिमिनेशन आपका हो रहा है एक रूप में मुस्लिम देशों में जो हो रहा है, खाड़ी के देशों में जो हो रहा है। तो ये बहुत सारे जो हमारी जो विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे इंटरनल, अब आप देखिए कि 2000 में कुल 100 इंटरनेट शटडाउन्स हुए, उसमें करीबन 109 भारत में हुए। पूरी दुनिया में जितने हुए उसमें 109 भारत में हुए। इस साल कुल 22 जनवरी फरवरी में हुए, उसमें 16 जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर का जो सेंसिटिविटी है दुनिया की, वो पहले भी थी, काफी थी, सालों से बढ़ी है। और हाल के सालों में जब से एक हिंदू सरकार और हिंदू राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में आई है, तब से और बढ़ गई है। मनमोहन सिंह जी के या कांग्रेस की सरकार के रहते कोई समस्या हल नहीं हुई थी, पर एक तरह का चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग थी जो चली आ रही थी, और जम्मू कश्मीर को भारत में बनाई भी हुई थी और अलग भी नहीं हुई थी। पर पिछले 22 महीनों में जिस तरह से डिटेंशन हुए, लोगों के गिरफ्तारियां हुई, नजरबंदी हुई, गुपकार के नेताओं को गुपकार गैंग बताया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आगे देखना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि दिल्ली की दूरी भी कम होगी और दिल की दूरियां भी कम होगी। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड, रेस्टोरिंग स्टेटहुड का मामला भी हल हो जाएगा। ये काफी बड़ी चीजें हैं। अभी धारा 370 को लेकर अगर जम्मू कश्मीर के नेता लोग अड़े रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, पर स्टेटहुड हो जाए। परिसीमन पर बहुत विरोध है, क्योंकि इसके कारण पूरा का पूरा कंपोजिशन असेंबलीज का बदल जाएगा। जब अगर दोनों जम्मू कश्मीर एक रहता है, पहले जैसी स्थिति होती है, तो जम्मू को बहुत उसमें बड़ी हैसियत हो जाएगी उस डिलिमिटेशन से, और वो कश्मीर के सारे नेता उस चीज को समझते हैं। इस बातचीत में पंडितों को नहीं बुलाया गया, पंडित नाराज हैं, वो तो बातचीत के खिलाफ हैं। जितने आप टेलीविजन की चर्चाएं सुनिए, उनकी नाराजगी अपनी जगह है। तो ये मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, और मोदी जी ने पहली बार बताया है कि वो कुछ स्टेट्समैन टाइप कुछ काम कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ा सा अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं और एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाता है देश में और पॉलिटिकल सर्कल्स में, तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारी पार्लियामेंट में भी, और हमारी फेडरल फंक्शनिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। पर मैं बहुत ज्यादा जिस तरह का माइंडसेट है, हिंदू माइंडसेट है इस सरकार का, और बिना एजेंडे के जो इन्होंने कहा, तो बहुत उम्मीदें मैं एकदम नहीं करना चाहता कि सब कुछ जैसा कहा ना यू टर्न वगैरह, कोई यू टर्न है कि नहीं है, बहुत इस समय कहना मुश्किल है। पर बर्फ का पिघलना जो है वो थोड़ा सा शुरू हुआ है, और उसमें अब मुझे जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, वो कांग्रेस के नेता की हैसियत से उसमें पेश हुए कि जम्मू कश्मीर के नेता की हैसियत से। कांग्रेस का क्या एटीट्यूड है इस पूरी बातचीत को लेकर? कांग्रेस
गुलाम नबी आजाद तो बहुत उनके मोदी जी के साथ आपने देखा ही पार्लियामेंट में कैसे मोदी जी ने उनको लेकर आंसू बहाए उनकी। तो क्या गुलाम नबी आजाद को कोई बड़ा रोल इस पूरे मिल रहा है या मिलेगा, तो उसको जम्मू कश्मीर के बाकी नेता किस तरह से स्वीकार करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, पर हमको ये मान के चलना चाहिए कि एक इस शुरुआत को अगर ये आगे ले जाते हैं, वो पोलराइजेशन को खत्म करते हैं। कई बातें हो गई, कोई भी खरीद सकता है जमीनें, वहां किसी को भी नागरिकता मिल सकती है, वहां जाके कश्मीरी लड़कियों से आप शादी कर लीजिए, तमाम चीजें जो, और कश्मीरियों को देश भर से जिस तरह से खदेड़ा गया था 2 साल पहले जब ये स्टेटहुड का मामला हुआ या 370 का हुआ, और उसकी जरिए वो सारे घाव अभी कायम हैं। तो एक आर्मी के दम पर, एक परमानेंट आर्मी के दम पर वहां आप डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रख सकते। जैसा बिशन जी ने कहा कि वहां मतलब आप अभी भी जिस तरह की फौजें वहां हैं, आर्मी है वहां, आप कब तक रखेंगे? ये एक अच्छी शुरुआत है और इसका फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर, खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को लेकर, और रिफ्लेक्ट होगा हमारी विदेश नीति में भी। और पीएम अगर कुछ करते हैं तो वो एक बड़े नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमर्ज हो सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के मामले को अगर वो सुलझा सकते हैं तो देश में उनकी इमेज में काफी फर्क पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। टर्न है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि बर्फ पिघल रही है? और साथ साथ जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने की तरफदारी कल भी की थी और उनके इस बयान का आज काफी विरोध भी हुआ वहां पर, खासकर जम्मू में, और आज फिर वही बयान दिया है। फिर से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, यानी कि वो अपने बयान पर, अपने विचार पर कायम है महबूबा मुफ्ती। तो क्या भविष्य में भी ऐसे विरोध होते रहेंगे? क्या विश्वास बहाली फिर, अगर ऐसी स्थिति है कि जब पाकिस्तान का अगर कोई नेता मतलब भारत का और जम्मू कश्मीर का नेता पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात रखता है, तो फिर बात जो है वो ये आ जाती है कि राजद्रोह है, देशद्रोह है, विश्वास बहाली फिर कैसे होगी? थोड़ा सा इंटरनेशनल मसला और उसमें खास करके भारत और पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर और भारत सरकार, इन सब पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि क्या कुछ किस नज़र से आप देखते हैं, और खासकर 2019 5 अगस्त के बाद से क्या कुछ बदला है कश्मीर में, उस पर भी। मुझे ये लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश पर जब भी बात करें तो कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दें। एक, कश्मीर के नेताओं की स्थितियां, उनकी आंतरिक पोजीशनिंग, क्योंकि पाकिस्तान के मसले पर पीडीपी का एक बहुत साफ है कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और उससे बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं। अगर पाकिस्तान से जब भी बात करने की कोई बात होगी तो मेरा ये विश्वास है, मानना है कि जो भी जम्मू के नेता हैं, विशेषकर बीजेपी ग्रुप के, वे लगातार इस बात को आग्रह करेंगे कि पाकिस्तान से क्यों बात की जाए, क्योंकि बीजेपी का टोटल स्टैंड ही यही रहा कि आजाद कश्मीर है ही नहीं। तो पहले उस इशू के ऊपर जब भी आप कश्मीर में बात करेंगे और पाकिस्तान को जोड़ेंगे, तब आपको ये संकट झेलना पड़ेगा, और खास करके जम्मू और कश्मीर की जो इंटरनल रिफ्ट है वो भी बार बार आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल नीड्स दोनों की अलग हैं और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों की अलग अलग है। कश्मीर की अलग है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जम्मू की हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसमें जब भी आप पाकिस्तान का विरोध करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी को अट्रैक्ट करते हैं। इंटरनेशनली मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा।
और इंटरनेशनली हम 1972 को याद करें, जब शिमला समझौता हुआ, और शिमला समझौते में पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि दोनों देश, अब भारत और पाकिस्तान, अपने विवादों को आपस में मिल बैठ के सुलझाएंगे। उसके बाद भी भारत पाकिस्तान की वार्ताओं के अंदर बहुत आगे नहीं बढ़े, पर यह बात तो तय हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के मसलों पर कोई देश हस्तक्षेप नहीं करता। ये एक रिकॉग्निशन था, मान्यता थी शिमला समझौते की। और जब भी किसी देश ने ये कोशिश की, तब हमने उसको रोका कि ये हमारी आपसी मामला है और आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं तो यहां तक याद करना चाहूंगा कि जब ट्रंप साहब ने, जो मोदी जी के मित्र थे, मोदी जी के बहुत नजदीक थे, वैसे अमेरिका किसी के भी नजदीक होता नहीं है, और जो लोग ये गलत फहमी पाल लें अमेरिका हमारे बहुत नजदीक है, वो गलत फहमी में रहें, उनके अपने हित हैं। और उन्होंने भी ट्रंप को ने ये कहना पड़ा कि आप इस मामले में मध्यस्थता नहीं करेंगे, क्योंकि हम मध्यस्थता की बात बहुत पहले अस्वीकार कर चुके थे। अमेरिकी हित को नहीं तो कम से कम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रीस्टैब्लिश करने के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे लगता है कि ये वार्ता थोड़ा आगे जाएगी। और इसीलिए अगर आप चाहें तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का स्टार्ट, अगर मैं ये कहूं कि हमने अपने विदेशी मित्रों को, आकाओं का प्रयोग मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी होने के कारण नहीं करूंगा, क्योंकि वो समानता का सूचक नहीं है, अपने विदेशी मित्रों को प्रसन्न करने के लिए एक संकेत दिया है कि हम प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को शुरू करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है और शुरू से रहा कि भारत और पाकिस्तान जब जब आमने सामने, तब दोनों की क्षमताएं, चाहे हम कुछ भी बात कर लें, लंबी लड़ाई लड़ने की नहीं है। हम सैनिक टेंशन्स दोनों देश ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये स्थिति है तो हमें जो भी वार्ताओं का क्रम है, उन वार्ताओं का क्रम शुरू करना चाहिए। और उसमें मैं ये विश्वास करता हूं कि भारत और पाकिस्तान में एक संवाद, रीजनेबल संवाद, सामान्य संवाद, जो सामान्य स्थितियों को इंगित करता हो, वो शुरू होना चाहिए। मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि हम क्यों नहीं एक प्रसंग में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को, जो इन दिनों खत्म हो गया है, उसको फिर से शुरू करें। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी यात्रा में मेरा यह विश्वास हुआ कि जन सामान्य दोनों देशों के अंदर आपस में बातचीत करना चाहता है। उनकी यादें अभी भी हमीर हैं, हमारी यादों में अभी भी बुल्ले शाह हैं। तो इस प्रोसेस को अगर स्टार्ट किया जाए, जिनमें अगर कश्मीर का अगर कुछ समय के लिए पोस्टपोन तो अब तो नहीं किया जा सकता है, पर कश्मीर के अलावा अगर इश्यूज पर बातचीत हो, तो मैं सोचता हूं कि सामान्यकरण की, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि जन सामान्य दोनों देशों में एक साथ सोचता है, आपसी संबंधों को बढ़ाने का उनका आग्रह है। अगर हमारे यहाँ, मैं अलवर में रहा लंबे समय, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान में जब भी भारत से लोग जाते थे तो वो अलवर के मोतीचूर के लड्डू ले जाते थे, और वहां से जब वो लौटते थे तो उनके थैलों में उतनी ही मात्रा में बादाम होती थी। इन सामान्य संबंधों के कारण अगर ये मिस होते हैं, अगर रास्ते नहीं खुलते हैं, तो राजनीतिक प्रक्रियाएं बहुत धीमी होंगी, और उन धीमी प्रक्रियाओं में
हमें कई बार ये लगता है कि आपसी संबंधों की आवश्यकताएं कम होती जाएंगी। वैसे भी ये इंडिकेशंस हैं कि भारत और पाकिस्तान के व्यापार संबंध जितने बढ़ने चाहिए उतनी तेजी से नहीं बढ़े। हम अरब कंट्रीज के ऊपर भी ध्यान दें तो ये लगता है कि हमारे पास काफी कारण हैं कि जिसमें उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती रही है। और उसमें गर्ग साहब ने ठीक बात कही कि जो हिंदू डिवाइड है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, और खास करके वर्तमान सरकार के नेतृत्व में जो हिंदू आग्रह हैं, उन आग्रहों के कारण मुझे ये लगता है कि एक बाधा है संवाद में, क्योंकि हमने अपनी पुरानी को इंटरनेशनल रिलेशंस में बदला है। पहले हम एक समूह के नेता थे, पहले हम एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे, चाहे वो कितना भी कमजोर था, चाहे वो सैनिक नहीं था, चाहे वह स्वैच्छिक था, पर वो एक मंच तो था जहां हम अपनी बात कह सकते थे, जहां लोग बाग हमें ध्यान से सुनते थे। मुझे अभी भी शक है कि इंटरनेशनल वार्ताओं के जो चित्र, जो खाका हिंदुस्तान में पेश किया जाता है, वो कम से कम पश्चिमी प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में, खास करके अमेरिकन प्रेस में तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो हमारी चिंताएं बढ़ती हैं और हम उन ओपिनियंस को, चाहे हम माने या न माने, हम उनकी चिंता करते हैं। रही बात इस वार्ता के आयोजन की, यू टर्न कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हम एक ऐसे राजनीतिक समय में हैं जहां सरकार यू टर्न लेती नहीं है। सरकार का ईगो, सरकार की अकड़ पहले से ज्यादा है, और उसमें अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो वो स्थानीयता है, अगर कोई खत्म हुआ है तो वो प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं हैं। और इस समय लगता यह है कि जो हमारी आंतरिक आवश्यकताओं में एक पुनर्मूर्ति निर्माण का जो कार्य इस प्रक्रिया से शुरू होगा, वो एक संकेत तो देता है, पर उस संकेत में बहुत ज्यादा गर्म पड़ना, उस संकेत में बहुत ज्यादा संकेतों को ग्रहण करना, मैं सोचता हूं कि अभी राजनीतिक माहौल को, अभी राजनयिक माहौल को और आपसी जो संवाद हैं उनको देखना होगा। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी मानता हूं सारे संकेतों को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास आज तो इस समय किस्से कहानी भी नहीं है कि किसकी क्या मुद्रा रही। और पत्रकारिता की भाषा में अगर मैं कहूं तो बॉडी लैंग्वेज के कोई अंदाज इस समय लगाना कठिन है, क्योंकि जो चित्र हैं वो इस एक त्रिकोण में बैठे हुए समूहों के हैं, और इसलिए उसके आधार पर कोई भविष्यवाणी करना कि ये यू टर्न है या नहीं, पर मैं ये मान सकता हूं कि एक शुरुआत है, एक आगाज है, जो हम लोग इस वार्ता के क्रम में देखते हैं। और ये तो साफ है कि जम्मू कश्मीर के नेतृत्व की भी अलग अलग आकांक्षाएं इस वार्ता के जो आरंभिक संकेत आ रहे हैं उनमें लगती है। फारूक अब्दुल्ला को ये साफ नजर आ रहा है कि अगर मॉडरेट पोजीशन होगी तो उनकी स्थिति मजबूत होगी, और अगर वो नहीं होती है और एक्सट्रीमिस्ट जो वहां शक्तियां हैं, अगर उनका विकास होता है तो उनमें पीडीपी और अन्य समूहों का राइज होगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर की वार्ताओं को अभी थोड़ी और प्रतीक्षा से देखना चाहिए, और इसको आरंभिक दौर मानकर विश्लेषण किया जाए तो ज्यादा उपयोगी रहेगा। जी, तो ये आरंभिक दौर है, लेकिन
जिस लोकतंत्र की बात हो रही है और भारत का जो लोकतंत्र है वो यही कहता है कि बातचीत का दरवाजा जो है वो खुला रखना चाहिए। बिशन जी, पाकिस्तान की बात हम कर रहे थे अभी, और पाकिस्तान और भारत के संबंध और बाकी तमाम चीजों पे अभी बहुत ही विस्तार से प्रोफेसर साहब ने बात अपनी रखी। लेकिन बिशन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप एक लंबा समय आपने गुजारा है और जम्मू कश्मीर में अपनी पत्रकारिता में, पाकिस्तान को लेकर के वहां की जनता की क्या राय है, ये थोड़ा मुझे बताइए। और साथ साथ ये जो आज बातचीत शुरू हुई है, क्या लगता है आपको कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है भारत सरकार पर? और खासकर जब अभी हम विदेश और ट्रंप की बात करें, चाहे नेतन्याहू की बात करें, ये तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी होते थे, अब वो नहीं है, क्या वो दबाव भी है या कुछ और है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, दुनिया में राइट विंग पार्टीज या लीडर्स का उदय तो एक सच है, वो सच हम देख रहे हैं, बहुत से देशों में घटित भी हो रहा है और बहुत से देशों में नए किस्म के पॉलिटिकल कैरेक्टर्स भी उभर के आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये इस मोदी सरकार ने ये निर्णय जो किया है वो किसी दबाव में किया है। देखिए, इसके कुछ जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं जो मेरी समझ में आ रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। रीजन बहुत साफ है। पहला तो ये है कि स्थानीय समस्या जो है आपकी, कि जैसा गर्ग साहब ने भी कहा और प्रोफेसर तुफीन ने भी कहा कि इस शुरुआत में स्थानीय लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, जो सीमा के उस तरफ जो हो रहा है, जो चीन के साथ जो हमारे अभी तनावपूर्ण स्थिति है सीमा पर, वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे घटनाक्रम का। तीसरी बात, अमेरिकी सेनाओं का अफगानिस्तान से विड्रॉ होने की प्रक्रिया शुरू होना और तालिबान का धीरे धीरे वहां पे ज्यादा मजबूत होने की के संकेत मिलना भी भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। और श्रीनगर अफगानिस्तान के काबुल के ज्यादा करीब है, बशर्ते हमारे वो रास्ते बड़े पोरस हैं और मुश्किल है भारत के लिए उन सारे रास्तों पे की सुरक्षा कर पाना। तो इन सब के मद्देनजर कोई भी अलर्ट सरकार वो चाहेगी कि हम अपनी कश्मीर जैसे एक वोलेटाइल इशू को जितना जल्दी एक स्थिति तक सुलझा सकते हैं और एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी ला सकते हो, उतना बहुत जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया जो आपने कहा, एक दूसरा सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान के बारे में कश्मीर, बेसिकली कश्मीर के लोगों के क्या विचार होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता रहता हूं। वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे और तो पूरी वैली में स्पेशली ये उनको लेकर एक बहुत अफेक्शन सा पैदा हो गया था। लोगों में बड़ा ये विश्वास पैदा हो रहा था कि अगर कुछ हो सकता है तो वाजपेयी जी कर सकते हैं। वहां के कुछ युवकों ने, मुझे याद है अनंतनाग के किसी गांव के कुछ नौजवानों ने वाजपेयी साहब के लिए एक चिट्ठी लिखी थी जो 100 फीट लंबी थी। मैंने कभी नहीं सुना कि कश्मीर के युवकों को कभी किसी केंद्र में बैठे हुए किसी सदर के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए इतनी इज्जत और इतना अफेक्शन हो। जो अभी मुझसे पहले कहा कि पीपल टू पीपल कनेक्ट की बड़ी जरूरत है, वो खत्म हो चुका है पूरी तरह। जो कुछ हुआ घटनाक्रम हुई पिछले 2 दशकों में, उसके बाद से लोगों में दिल्ली के प्रति जो है वो एक विश्वास वो रहा नहीं। तो एक जरूरी है कि प्रक्रिया के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इंडियन मिनिस्ट्री में इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए और पॉलिटिकल पार्टीज को उनको ज्यादा एल्बो रूम दिया जाए कि वो अपनी शख्सियत, हैसियत वहां की जमीन पर बना सके और हमेशा वो केंद्र सरकार की दखलंदाजी के अंदर काम ना करे। इन सब के चलते ही वहां पे, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा कि अच्छी शुरुआत है, मैं भी मानता हूं बहुत अच्छी शुरुआत है, और यही शुरुआत है
ये जो शुरुआत की है इन्होंने, यही कश्मीर समस्या का शायद समाधान भी कर पाएगी अगर तुम्हारे तमाम परेशानियों से निपटने के साधन ढूंढ लिए जाए। आसान नहीं है, लोगों में विश्वास नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को अभी यह आशंका है कि इनकी आखिर इच्छा क्या है, मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं। क्या ये तो नहीं चाहते कि ये डिलिमिटेशन के जरिए जम्मू के पास ज्यादा सीटें हो जाएं, जो वैली का के पास ज्यादा सीटें होती थी, जो हमेशा मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टी थी, वहां पे रूल करती थी, वो पूरा सीन बदल जाए अगर एक ही स्टेट रहता है तो। अगर गर्ग साहब जैसा कह रहे हैं कि वो दो स्टेट हो सकते हैं, जम्मू और कश्मीर अलग हो सकते हैं, तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो ये एक शंका है लोगों के दिल में कि सरकार की नीयत जो है बहुत साफ नहीं है। कि मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर चतुर्वेदी को याद होगा या गर्ग साहब को भी याद होगा कि सबसे पहला चुनाव जो हुआ था एक सेशन से पहले, जो हरि सिंह के वहां पे, तो एक हिंदू लिबरल पार्टी जीत के आई थी। उसका हिंदू एक से वो सदर बने थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। वहां से लेकर 37 या 38 की बात है शायद, वहां से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में कभी सदारत किसी हिंदू ने नहीं की। और ये लोगों को खटकता है। आप बात करिए इन लोगों से, संघ के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करिए, कहता है ये स्टेट का नहीं, कभी हमारा दबदबा, हमारा रूल हो नहीं सकता कि हम एक हमारे एक रिप्रेजेंटेशन वैसा हो कि कभी हमें भी उस राज्य को दिशा उस पे हम काबिज हो सकते हों या उसको हम एक दिशा दे सकते हों। तो एक डिलिमिटेशन के पीछे पूरी एक सोच हो सकती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक शंका वहां के लोगों में, जिससे मेरी बात हुई पिछले कुछ दिनों में लोकल लीडर से या लोकल जर्नलिस्ट से, उनका कहना है कि साहब ये नीयत तो साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। और ये क्योंकि बिना लोकल लीडर्स के साथ लेके ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, इसलिए उनको लेके चलना जरूरी है। अब इसका देखिए क्यों जरूरी है। अभी जो पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे उसमें क्या हर्ष हुआ बीजेपी का, या बीजेपी के साथ जो लोग खड़े दिखा रहे थे, जीत के कौन आया? ज्यादा सीटें आई गुपकार अलायंस के लोगों की। इसके मतलब लोगों का, ग्रासरूट के लोगों का अभी भी विश्वास अपने ही नेताओं पर है। आप यहां से बैठाकर किसी पैराट्रूपर को बैठा के उस राज्य में नॉर्मलसी नहीं ला सकते हो। तो बहुत जरूरी है कि विश्वास जीतें, लोकल लीडरशिप को ज्यादा इंपावर करें, उनके साथ कोशिश करें कि आप एक किस्म का एक कॉमन फार्मूला वर्कआउट हो कि केंद्र और राज्य सरकार जो बाद में बने, आगे आए, वो मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम कर सके, जो अभी तक लगातार उपेक्षित रहा है। तो इन सबको देखते हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कश्मीर के हालात और लोगों के मन से जो इस तरह हटता जा रहा है विश्वास, उन सबको जोड़ने के लिए इस तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है, ये मेरा मानना है। तमाम प्रक्रिया, लेकिन इस बीच जो खबर है यही है कि केंद्र सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की बात हो रही है। चुनाव की जब बात है तो गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा कि 5 राज्यों में चुनाव अभी है और कहा जा रहा है कि शायद उन्हीं 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उसके अलावा गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों के साथ साथ शायद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवा दिए जाएं। आपको लगता है क्या कि जम्मू कश्मीर का जब मसला उठाया गया या चुनाव, या इस बीच अगर जो प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी उसका असर आने वाले चुनाव, जो दूसरे राज्यों के चुनाव हैं, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, उस पर कोई असर पड़ेगा क्या? केंद्र सरकार को इसका लाभ मिलेगा क्या? थोड़ा स्पेकुलेशन है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल जो चीजें चलती हैं, जो चर्चा चलती है, उस आधार पर कश्मीर का कनेक्शन क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है कहना। उत्तर प्रदेश के
चुनाव इस बात का असर पड़ सकता है कि किसानों की मांग मंजूर कर ली जाए। वेस्टर्न यूपी के सारे किसान, जिसमें जाट भी हैं मुसलमान भी हैं, वो अभी मोर्चे पर हैं। पर कश्मीर का मामला, क्योंकि अभी कश्मीर को लेकर लोगों का यकीन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो सीरियसली है। मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। अरुण जी ने बहुत अच्छे से कहा और उसी बात को बिशन जी ने भी कहा। और मैं इस बार पाकिस्तान की जो मेरी यात्रा रही और अमन की आशा मुमकिन साथ में जुड़ा रहा हूं, उस सिलसिले में भी जाना हुआ। पाकिस्तान का जो आम नागरिक है वो तो कश्मीर की बात ही नहीं करता है, उसको कश्मीर चाहिए ही नहीं। ये मैंने जो तमाम पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में तमाम जो लोगों से बात की, तो उनको नहीं चाहिए। ये तो फौजें हैं और जो रूलिंग एलिट है उसको चाहिए। ने जो बिशन जी ने जो कहा और अरुण जी ने जो कहा, उसको एक जो इस बातचीत का जो एक अलग पहलू है वो ये भी है कि अफगानिस्तान के मामले ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। अभी जो नाटो और अमेरिका को जो 9/11 के पहले ये लोग वापस जाना चाहते हैं, तो अब ये जो दोहा में जाके जो बात की तालिबान के लोगों से हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान के बगैर इन्वॉल्वमेंट के अफगानिस्तान में हमारा पार्टिसिपेशन कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ हमको बातचीत करने के लिए शुरुआत करनी ही पड़ेगी और हो गई है, वो बातचीत शुरू हो गई है। जैसे कमिश्नर्स के बीच में, हाई कमिशनर्स के बीच में लोगों की संख्या को लेकर और उनके वीजा को लेकर जो मामला था वो रिजॉल्व हो गया है। और हम लोग मतलब काफी, हम लोगों को जो बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, उसमें कई चीजें ऐसी चल रही है कि आपने ये भी देखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती बयान से इत्तेफाक नहीं किया है। उन्होंने जो कहा है कि आप अगर तालिबान से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते। तो फारूक साहब ने यही कहा कि ये उनका पर्सनल बयान है। ये पूरा रिफ्लेक्शन वहां मीटिंग में नहीं आया। मतलब जो बिटरनेस इनकी आपसी थी, इनके डिफरेंसेस तो हैं क्योंकि इनकी एक होम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि फारूक साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग अटैच्ड नहीं है जितने की महबूबा हैं। एक चीज हमको पॉलिटिकल रियलिटी ये भी मान के चलनी पड़ेगी कि वहां का जो मुस्लिम तबका है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगभग आउट कर रखा है। वहां है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है उस हिसाब से। और जब इन्होंने बुलाया, मोदी साहब ने फारूक साहब को और उमर साहब को बातचीत के लिए, उसके 3 दिन बाद ही उनको नजरबंद भी कर दिया। तो वो जो बिटरनेस इन लोगों के बीच में है वो तो है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को आप अलग करके पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एक बड़ी चीज ये है कि जो पाकिस्तान के साथ आपका जो हिंदूवादी रवैया है, आक्रामक, पुलवामा टाइप, बालकोट टाइप, वो अब खत्म हो गया। वो नहीं चलेगा वोट कैचिंग में। 2 चीजें पिछले 2 साल में चेंज हुई हैं और खासकर बंगाल चुनाव के बाद में, कि हिंदुत्व और एंटी पाकिस्तान, अगर एंटी पाकिस्तान का रुख और हिंदुत्व काम करता तो बंगाल का 70% हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता, जो कि उसने नहीं दिया। या पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि जो हिंदू वोटर था वो भी नहीं गया योगी के साथ। तो अब एक चीज जो ट्रिगर था बीजेपी के पास पाकिस्तान का और हिंदुत्व का, वो अब फेल हो गया है। तो अब जो डिप्लोमेसी करना या काम करना पड़ेगा सरकार को भी, वो अगर इमेज बिल्डिंग है तो नए सिरे से करना पड़ेगी। और वो इमेज बिल्डिंग का जो काम है वो ये मान के चलना पड़ेगा कि अब हमको भूल जाना है कि आने वाले 20 सालों में बंगाल में सरकार बना पाएंगे या कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी। इस माइंड सेट से अगर बीजेपी काम करेगी कि वो समझ के चलेगी कि नहीं, हम कश्मीर में अब बीजेपी का कोई रोल नहीं है, बंगाल में कोई बीजेपी का रोल नहीं है, बंगाल में
देश के प्रधानमंत्री का रोल है। कश्मीर में, घाटी में, जैसा कि बिशन जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज का रोल था, पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी यह कोशिश नहीं की कि बीजेपी की सरकार बन जाए। तो ये जो पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर ले बीजेपी अपना, कि भाई हम नहीं बना सकते तमिलनाडु में सरकार, मान के चलें, हम नहीं बना सकते केरल में, और ये मान के चले, और हम एक फेडरल स्ट्रक्चर को फिर भी इज्जत देंगे, और जो देश के प्रधानमंत्री को चाहे 44%, 47% वोट एनडीए को मिल रहे हैं उसके आधार पर, या 40%, 39% बीजेपी को है, उसके आधार पर भी अगर पूरे देश पर हुकूमत कर, तो उसको उसकी कोई वैलिडिटी पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। मतलब कश्मीर का नागरिक भी ये चैलेंज नहीं करता है, कहता है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, और या हम यहां हिंदुस्तान की करेंसी को अहमियत नहीं देंगे, या कश्मीर का बच्चा हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके पढ़ाई नहीं करना चाहता है। वो तो परेशान तब होता है जब वहां धारा 370 हटाते हैं, स्टेट का दर्जा खत्म करते हैं, तो यहां कश्मीरियों को मारा जाता है, लखनऊ में भी मारा जाता है, देहरादून में भी मारा है। तो ये जो चीज है, अगर रिकंसिलिएशन एक अलग किस्म का होता है, इमोशनल, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल की दूरियां भी कम होंगी, कश्मीर से दिल्ली की भी कम होंगी, और वो चीज अगर होती है, और बीजेपी माइंडसेट को नरेंद्र मोदी चेंज करते हैं, ये जो एंटी कश्मीरी या एंटी मुस्लिम या प्रो पाकिस्तानी कहना कश्मीरियों को, वो तमाम चीजें अगर खत्म होती हैं, तो मेरे ख्याल से बिशन जी ने भी कहा है, अरुण जी ने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं कि हमको थोड़ा सा मान के चलना चाहिए, सेशन देना चाहिए कि ये जो बातचीत है हमको प्रे भी करना चाहिए, वी शुड प्रे आल्सो। और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो बात कही है अरुण जी ने, वो गजब की बात है। वो अगर हो जाए, अगर मेरा एक सवाल पूछना है कि जब नवाज शरीफ थे तब तो नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रति जो नजरिया था कि वो बिना उसके उड़ के चले आते थे उनके यहाँ उनकी माँ से मिलने के लिए, और पाकिस्तान की यात्राएं करते थे नवाज। तो अचानक से पाकिस्तान को लेकर ये हमारे यहाँ क्या नजरिया बदल गया, क्यों बदल गया? हमारे पाकिस्तान के प्रति हमने कभी कोई नीति तो बदली नहीं, हमारी विदेश नीति तो वही थी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति पाकिस्तान को लेकर या कश्मीर को लेकर नवाज शरीफ के समय थी या कारगिल के समय थी, वही नीति अभी है। तो हम नवाज शरीफ के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं और इमरान के साथ किस तरह का करते हैं, ये पूरा का पूरा ये है कि आपने चुनाव जीत लिया, एंटी पाकिस्तान हिस्टीरिया पैदा करके, राम जन्मभूमि को खड़ा करके आपने हिंदुत्व का, वो दोनों चीजें खत्म हो गई हैं, और उसके कारण ये जो जियोपॉलिटिकल चेंज भी एक साथ में हुआ है, तमाम चीजें हुई है, और जो प्रधानमंत्री की इमेज डेंट आया है पूरे इस कोविड काल में, जो सर्वेज हुए हैं उसमें ये टोटल जो रिफ्लेक्शन है वो ये बताता है। अमित शाह ने जो रिएक्शन दी बातचीत के बाद, आप देखिए कि रिएक्शन है, और यही अमित शाह अगस्त 2019 में किस तरह की रिएक्शन दे रहे थे। ये जो चेंज है ये परमानेंट होना चाहिए, और ये अगर परमानेंट होता है तो मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति के लिए और देशवासियों के लिए खास करके, और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो देखते हैं भारत की तरफ कि ये भारत ये लीडरशिप देगा। इंडोनेशिया में भी मुसलमान हैं, मलेशिया में भी हैं, हमारे आसपास के देशों में हैं काफी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान। ये एक मैसेज जाएगा कि जो हिंदुस्तान में एक नई शुरुआत हो रही है, और वो शुरुआत नरेंद्र मोदी को एक
नए नेता के तौर पर स्थापित कर सकती है अगर वो उसका फायदा लेना चाहें तो। ऐसा मेरा मानना है। तो एक तरफ नए नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी को स्थापित कर सकती है ये जो शुरुआत है, लेकिन दूसरी तरफ अब हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी, आपके पास एक छोटा सा सवाल और थोड़ा सा शॉर्ट में मैं चाहूंगा क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है। सवाल ये है कि जब ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, कश्मीर में बातें चल रही हैं, कश्मीर से आप डायलॉग कर रहे हैं कश्मीर के नेताओं के साथ में, और कोरोना काल में जैसा अभी बता रहे थे गर्ग साहब, उससे पहले आप लोगों ने भी बताया, आप दोनों ने भी, कि सब कुछ पूरा का पूरा परसेप्शन अगर चेंज हो रहा है तो आने वाले समय में क्या भारत की राजनीति में भी कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उनके जो घोषणा पत्र होते थे, उसमें कुछ चेंजेज आप देखेंगे आने वाले समय में? मेरा ये मानना है कि मैं इतना आशान्वित नहीं हूं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल एक वार्ता के आयोजन में अपना सारा परसेप्शन बदल ले, ये दुनिया में नहीं हुआ है, भारत में नहीं होगा और भाजपा में तो नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक आप हिंदू मुस्लिम टेंशन्स को नहीं बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी विजय संभव नहीं है। और जो वायलेंस, जो बिटरनेस कश्मीर में और कश्मीर को लेकर जो गौरव गाथाएं गाई गई 370 हटाने पर, और जो बालकोट वगैरह की घटनाओं का जो सर्जिकल स्ट्राइक और ये सारा जो परसेप्शन दिया गया, वो अब किसी के लिए भी डिसोन करना बड़ा मुश्किल रहेगा। मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी भी उस पॉलिटिकल रिस्क को नहीं उठाएंगे जहां वो आरएसएस का सारा परसेप्शन बदल दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे संकेत ये हैं कि वहां आरएसएस का परसेप्शन बिल्कुल नहीं बदला और वे स्वयं योगी जी को बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल पाए। सारे इंडिकेशंस ये थे, और इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर और भारतीय राजनीति को लेकर जो भी स्थितियां हैं, उनमें अगर ये मेरी आकांक्षा होगी कि बदलाव आ जाता, बदलाव आना चाहिए, पर वो नहीं आया। बिशन जी ने प्रश्न उठाया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर इस बात का अफसोस रहा कि कोई हिंदू मुख्यमंत्री या सदारत नहीं कर पाया। मेरा ये मानना है कि अगर आप सारे हिंदुस्तान में काउंट करें तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं कि कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, बहुत कम, नगण्य से, और जो हुए वो आंतरिक राजनीतियों के संदर्भ में हो पाए हों। बाकी मुझे याद नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ। मुझे याद नहीं आता। राजस्थान का एक अपवाद जरूर याद आता है, जब बरकतुल्ला साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में भी मुझे याद नहीं आता है कि कोई मुख्यमंत्री था। बंगाल की राजनीति से अगर हम ये मैसेज ले लें कि बीजेपी अपना स्टैंड बदल लेगी, तो बहुत आकलन बहुत ज्यादतीपूर्ण होगा, क्योंकि अभी भी बंगाल में कोशिश तो यही है, जहां राज्यपाल महोदय लगातार ये घोषणा करते रहते हैं कि सब ठीक नहीं है, वायलेंस है, आदि आदि। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में वायलेंस कहाँ नहीं है। खास करके उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं बीजेपी गवर्न या अन्य, उनमें वायलेंस का एक एलिमेंट है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ वायलेंस हो, या चाहे वो एक समुदाय और दूसरे समुदाय के खिलाफ हो। ऐसी स्थिति में परसेप्शन बदलने आकांक्षी में हूं, रहना चाहूंगा, पर इतने लिबरल बीजेपी के चेहरे को याद करना, बनाना बहुत कठिन होगा। बिशन जी ने अटल जी को बहुत अच्छा याद किया। अटल जी में ये खूबी थी, राजनयिक भी और राजनीतिक भी, कि वे अपने समूह की आकांक्षा को, जब उस समय तो वे जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी और जो जनसंघ से जो आए थे, उन आकांक्षाओं से दूर रहकर
एक उदारवादी, एक भारतीय विदेश नीति के निरंतरता के प्रवाह को बनाए रखने वाले प्रधानमंत्री थे, जिनकी बहुत अच्छी यादें पाकिस्तान को भी हैं और इस देश को भी हैं। और उसमें मुझे ये लगता है कि वाजपेयी जी अपने संघ के उद्देश्यों को कैमोफ्लेज करने के लिए ज्यादा सफल रहे नरेंद्र मोदी के मुकाबले में। नरेंद्र मोदी एक उदारवादी इमेज न तो उनकी गुजरात में रही और न हिंदुस्तान के सरकार के नेता के रूप में। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें, अगर हम स्थानीय नेतृत्व को महत्व दें, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीयकरण की, केंद्रीय नेतृत्व की आकांक्षा, एक अखंड, एक मजबूत नेता की इच्छा के बजाय अगर हम स्थानीयता, स्थानीय चेहरे और स्थानीय नेतृत्व को विकसित कर पाए, चाहे वो कोई भी प्रांत हो, ये नहीं हो सकता है कि आप सब जगह एक नेतृत्व, एक आचरण, एक से नारे लगाएं और फिर ये कहें कि कश्मीर नॉर्मल होगा या नहीं होगा। ये कठिन प्रश्न है और इसमें हम लोग बहुत साफ रहें। हम आशान्वित हैं कि चीजें बदलें, मौसम बदले, क्योंकि इस महामारी के बाद राजनीतिक मौसम बहुत भयावह, डरावना हो गया है और प्रजातंत्र इसमें सबसे बड़ा सफर रहा है। हमारे यहाँ के विभिन्न वर्ग ज्यादा उपेक्षित रहे हैं। उन सब की उपेक्षाओं को भूलकर एक नया आरंभ अगर होगा तो वो ज्यादा स्वागत योग्य है। और इस दृष्टि से मैं इस वार्ता का स्वागत करता हूँ। तो मौसम बदले, बर्फ पिघले, आशान्वित हम हैं और लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की मजबूती जो है वो कायम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। और इसके लिए कश्मीर का मसला जो है वो जिस भी ढंग से हो वो सुलझे और खासकर वहाँ की जनता वो खुशहाल रहे, यही कामना है। हमारे साथ तीनों साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे, राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं और साथ साथ पत्रकारिता तो है ही, उसके अलावा हमारे सीनियर दो और भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ श्रवण गर्ग जी और हमारे साथ बिशन कुमार जी, दोनों भी। बिशन जी तो खासकर कश्मीर के स्पेशलिस्ट हैं ही कश्मीर पर। उन्होंने जैसा शुरुआत में बताया भी कि इंडियन एक्सप्रेस में रहते हुए काफ़ी रिपोर्टिंग की वहाँ पर, और उसके अलावा भी अभी भी तमाम कश्मीर के घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखते हैं, वो नज़र रखते हैं। और श्रवण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं ही, उनसे आप सब परिचित हैं ही। तो दोस्तों, आप लोगों से विदा लूं उससे पहले अपने तीनों जो हमारे वरिष्ठ पैनल के जो सदस्य हैं, तीनों से विदा लेना चाहता हूं। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। श्रवण जी आपको भी, और प्रोफेसर साहब आपको भी, और विशन जी आपको भी, कि आप लोग इस चर्चा में पूरे घंटे भर बने रहे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। कश्मीर का मसला काफी बड़ा मसला है, लेकिन और उसके लिए मैं जानता हूं कि 1 घंटा बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी निकल कर आया वो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक जो अभी देख रहे हैं, हमारे साथी जो सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया दे करके जाएगा। तो आप तीनों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबको भी जो हमारे साथ लगातार बने रहे। आप लोग लगातार कमेंट लिखते रहे, अपने अपने विचार रखते रहे। सबके कमेंट विचार में लगातार पढ़ भी रहा था, लेकिन आप जैसा जानते हैं कि कुछ गंभीर मसले पर जब हम चर्चा करते हैं तो आपके कमेंट को नहीं ले पाते हैं, और अगर नहीं ले पाते हैं तो एक दिन सप्ताह में जो शनिवार को मैं बैठता हूं तो पूरा कार्यक्रम आपके कमेंट्स पे रहता है, वो भी रहेगा। लेकिन इसके बाद और इससे पहले कल का दिन है, कल शाम को, कल रात को 9 बजे जब हाजिर होंगे तो कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को लें, आप लोगों के कमेंट्स को भी देश दुनिया तक पहुंचाएं, रखें और बातें करें। तो कश्मीर का मसला बहुत गंभीर है और उस मसले पर क्या मोदी सरकार यू टर्न ले रही है, क्या मोदी सरकार कुछ नया करने जा रही है? चुनाव तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ करने जा रही है, इस पर नजरें रहेंगी टिकी हुई, क्योंकि आने वाले समय में
में 5 राज्यों के चुनाव हैं। क्या 5 के साथ ये छठा राज्य जम्मू कश्मीर भी उसमें जुड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में अमन हो, चैन से लोग वहां रहें और वहां जो पाबंदियां वहां के लोग झेल रहे हैं पिछले 2 साल से, उन पाबंदियों से वहां के लोगों को मुक्ति मिले, यही कामना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और अब कल रात 9 बजे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दूसरे कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और बने रहिए। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।